नमस्कार आप सभी को। दैनिक करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। सुबह 8 बजे आप ये करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं और आज भी 4 से 5 आप जानते हैं प्रत्येक दिन अधिकतम 4 से 5 टॉपिक हुआ करते हैं और आज भी जो टॉपिक हैं यहाँ पे वो 4 से 5 ही हैं। तो सबसे पहले टॉपिक की हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है सियांग। पहला जो आज का टॉपिक है वो एक बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है जिसको बोलते हैं सियांग बायोडाइवर्सिटी मीट 2024। सियांग बायोडाइवर्सिटी मीट 2024 की बात हो रही है। सबसे पहली बात कि इसका पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है, याद रखिएगा, इसलिए और महत्वपूर्ण है कि पहली बार ये आयोजन हो रहा है। पहला संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है कहाँ पे? अपर सियांग जिले में। ठीक है, अपर सियांग जिले में ये पहला संस्करण आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ता है। और आपको बता दें कि इसको संचालित कौन कर रहा है, तो इसको मौलिंग नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क के साथ साथ तितली ट्रस्ट और मौलिंग नेशनल पार्क, ये दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहे हैं। संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मौलिंग नेशनल पार्क के अलावा यहाँ पे एक और नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, जो विश्व का ऐसा बोला जाता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है। ठीक है, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखो, नामदफा नेशनल पार्क ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आपको बता दें पक्के पागा टाइगर रिजर्व, इसका भी संबंध अरुणाचल प्रदेश से ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका संबंधित है एक सुरंग से जिसको बोलते हैं सुंगल सुरंग। क्या बोलते हैं? सुंगल सुरंग आपको बता दें 2.79 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। जम्मू कश्मीर में इसको निर्माण किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अखनूर, आपको पता होगा, अखनूर का नाम आपने सुना होगा। अखनूर जो है ये दक्षिणी जो पुंछ है, या आप कह लीजिए जो अखनूर को ये जोड़ता है पुंछ से, ऐसा याद रखो। अखनूर को पुंछ से ये जोड़ता है और पुंछ जो है विशेष रूप से दक्षिणी कश्मीर में ये पड़ता है। ठीक है, तो दक्षिणी कश्मीर को ये पश्चिमी कश्मीर से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। दक्षिणी कश्मीर को पश्चिमी कश्मीर से ये जोड़ता है अखनूर पुंछ हाईवे। और आपको बता दें कि इसी हाईवे पर सुंगल सुरंग आपको देखने को मिलती है। अखनूर पुंछ को जोड़ने वाले इस हाईवे की लंबाई की बात करें तो 200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको बोलते हैं NH 144A। NH 144 पर ही आपको सुंगल सुरंग देखने को मिलती है। 3 जिले इस हाईवे में यदि हम बात करें तो 3 जिले पड़ते हैं। कौन कौन? अखनूर, पुंछ और राजौरी, ये 3 जिले इस हाईवे पर पड़ते हैं। ये तीनों जिले आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक हमारा संस्था है जिसको बोलते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले दिनों सेला सुरंग भी बनाई थी, यदि आपको याद हो, सेला सुरंग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित था। और ये जो सुरंग बनाई थी इन्होंने एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत इन्होंने इसका निर्माण किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा टॉपिक। तीसरा जो आपका टॉपिक है ये संबंधित है एक अवार्ड से। तीसरा टॉपिक संबंधित है एक अवार्ड से और इस अवार्ड का नाम है डॉक्टर BR बरवाले अवार्ड 2023। डॉक्टर BR बरवाले अवार्ड 2023। यहाँ पे यदि हम विनर की बात करें, तो इसके विनर थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर लक्ष्मीकांत ये विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पे ये कार्यरत हैं। गेहूं पर इन्होंने शोध किया था, गेहूं पर जो शोध किया था उसी के लिए इनको डॉक्टर BR बरवाले अवार्ड 2023 में
दिया गया। बी आर बरवाले की यदि हम बात करें, ये कौन थे, तो याद रखिएगा इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सीड इंडस्ट्री। फादर ऑफ इंडियन सीड इंडस्ट्री के नाम से डॉक्टर बी आर बरवाले को जाना जाता है। इनका पूरा नाम था बद्री नारायण रामलाल बरवाले, तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसके बाद बात आती है बी आर कंबोज की। एक और नाम याद रखिएगा, बी आर कंबोज की नाम याद रखना है। बी आर कंबोज को अभी हाल ही में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है इनको दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। और ये चौधरी चरण सिंह, हरियाणा में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह के नाम पे, वहाँ पे ये कुलपति हैं। तो बी आर कंबोज को भी एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद बात आती है एक भारतीय खिलाड़ी की जिनका नाम है मनिका बत्रा। टॉपिक नंबर 4, मनिका बत्रा। सबसे पहली बात, पहला प्रश्न यही बन सकता है कि मनिका बत्रा कौन सा खेल खेलती हैं, तो आप बताओगे टेबल टेनिस की ये खिलाड़ी। मनिका बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि वर्ल्ड वोमेन्स सिंगल्स की जो रैंकिंग आई है उसमें टॉप 5 में पहली बार जगह बनाने वाली कोई भारतीय खिलाड़ी यदि हैं तो वो मनिका बत्रा। मतलब भारत की तरफ से टेबल टेनिस में व्यक्तिगत स्तर पे जो रैंकिंग है टॉप 25 के अंदर पहली बार कोई खिलाड़ी पहुंची है और उनका नाम है मनिका बत्रा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मनिका बत्रा कौन सा खेल खेलती हैं? टेबल टेनिस से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका संबंधित है एक स्किल सेंटर से जिसका नाम है फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर। फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर जो है ये कहाँ खोला गया, यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे ओडिशा में। इसका संबंध कहाँ से है? ओडिशा राज्य से है। ओडिशा राज्य में एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं संबलपुर। तो ओडिशा के संबलपुर में फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर खोला गया है। इसका उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। आपको बता दें कि जब हम स्किल की बात कर रहे हैं, स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा हमारा कौशल भवन कहाँ पे है? हमारा कौशल भवन जो है ये है नई दिल्ली में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और कौशल भवन नाम किसका है? कौशल भवन नाम है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की जो नई बिल्डिंग है उसी का नाम है कौशल भवन। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, NSDC प्लस बजाज फाइनेंस, NSDC प्लस बजाज फाइनेंस, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है ओडीसर्व प्रोजेक्ट। ओडीसर्व प्रोजेक्ट, ओडीसर्व प्रोजेक्ट क्या है? तो याद रखिएगा कि ये संबलपुर से संबंधित है। पहली चीज़ संबलपुर से संबंधित है और इसको आपको याद रखना है गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे लॉन्च किया गया। तो ओडीसर्व जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया है संबलपुर में, और संबलपुर का जो गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इसको शुरू किया गया है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। जब हम बात कर रहे हैं किस स्किल की बात कर रहे हैं तो आपको इसी से जोड़कर एक चीज़ और बता देता हूँ कि इंडिया स्किल कंपटीशन 2024, इंडिया स्किल कंपटीशन 2024 की बात कर रहे हैं। और इंडिया स्किल कंपटीशन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आयोजक होगा NSDC जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। सेक्शन 8 और सेक्शन 25 के अंतर्गत एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 और सेक्शन 5 के अंतर्गत, ये आपको पता होना चाहिए। और जीतने वाला यदि मैं बात करूं तो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में भाग लेगा। यहाँ पे इंडिया स्किल कंपटीशन का जो विजेता होगा, ठीक है, वो कहाँ भाग लेगा? वो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में भाग लेगा।
ठीक है। तो मतलब यहाँ से जो निकल के जाएगा वो वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड स्किल कंपटीशन जो होना है, जो सितंबर 2024 में आयोजित किया जाएगा, वहाँ पे भाग लेगा। और ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा वर्ष 2024 में सितंबर माह में? लियोन शहर है फ्रांस का, जहाँ पे इंटरपोल का हेडक्वार्टर भी है, यहीं पर ये आयोजित किया जाएगा और यहीं पर ये व्यक्ति भाग लेगा। जो इंडिया स्किल कंपटीशन 2024 जो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जो इसका विजेता होगा वो वर्ल्ड स्किल कंपटीशन के लिए जाएगा। और वर्ल्ड स्किल कंपटीशन लियोन शहर फ्रांस के लियोन शहर में आयोजित किया जाएगा। और आपने देखा कि फ्रांस के इसी लियोन शहर में इंटरपोल का हेडक्वार्टर भी है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। आप कह लीजिए टॉपिक संख्या 5 क्या है? अरोवाना और दूसरा नाम है सूची। अरोवाना और सूची ये हैं क्या? ये आपको बता दें कि ये 24 पैसेंजर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक फेरी है। क्या है? इलेक्ट्रिक फेरी है, जिसमें 24 यात्री यात्रा कर सकते हैं। एक का नाम है अरवाना और दूसरा का नाम है सूची। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है MDL ने, या इसी को आप बोलते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि मुंबई से संबंधित है। इस कंपनी ने इन दोनों को तैयार किया है। और MDL की यदि मैं बात करूं तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी हाल ही में इसने अपने स्थापना के 250 वर्ष पूरे किए हैं और इस उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया था। तो अवाना और सूची नामक जो इलेक्ट्रिक फेरी हैं, इनको किसने बनाया है? इनको MDL ने बनाया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो अवाना है, जैसे सूची तो हो गई आपकी 24 पैसेंजर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक फेरी, लेकिन अरवाना क्या है? अरवाना की बात करें, एक छोटी पनडुब्बी है जिसका नाम रखा गया है अरवाना और इसको बोलते हैं मिडगेट सबमरीन। ठीक है। तो अरवाना क्या है? अरवाना एक छोटी पनडुब्बी है और सूची क्या है? एक इलेक्ट्रिक फेरी है। दोनों को याद रखने की ज़रूरत है। जब हमने बताया कि एक सबमरीन है तो आपको कुछ प्रोजेक्ट याद आने चाहिए। जैसे एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था 75I। 75I क्या था? इसमें सब 6 जो है वो सबमरीन बनानी थी। एक दूसरा प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत MDL मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और एक कंपनी थी जर्मनी की जिसको बोलते हैं थाइसेन क्रोप और MDL ने मिलकर प्रोजेक्ट 75 को जो है वो शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट 75 को कंप्लीट किया गया था। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी वर्तमान समय में मैं आपको बताऊं तो ये जो प्रोजेक्ट 75 है, प्रोजेक्ट 75I, इसको 2 भागों में हम तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो टेंडर है, अभी कुछ पनडुब्बियां बननी बाकी हैं, तो ये 60,000 करोड़ रुपए का टेंडर था। प्रत्येक कंपनी को 60,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिनमें एक कंपनी थी भारत की MDL और एक कंपनी भारत की थी L&T जो थी ये स्पेन की एक कंपनी है जिसका नाम है नवंटिया जो कंपनी है स्पेन की, इसके साथ मिलकर पनडुब्बियों का निर्माण कर रही थी। और MDL जो है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, ये जो कंपनी है ये थाइसेन, याद रखिएगा, थाइसेन क्रोप के साथ मिलकर पनडुब्बियों का निर्माण कर रहे थे। तो दोनों को मिलकर 6 पनडुब्बियों का निर्माण करना था और प्रत्येक को 60,000 करोड़ रुपए का टेंडर भारत सरकार द्वारा दिया गया था। हम बात कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र की, तो यहाँ पे विशेष रूप से इन कंपनियों का नाम पता होना चाहिए। जैसे थाइसेन क्रोप किस देश की कंपनी है, नवांटिया किस देश की कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इससे लिंक करके कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक तरल रामजेट फ्यूल तैयार किया गया था, तरल रामजेट फ्यूल, और आपको बता दें कि एडवांस एयर ब्रीदिंग इंजन के लिए था। ठीक है, एडवांस एयर ब्रीदिंग इंजन के लिए ये था और इसको तैयार किया था रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने, जो कि DRDO की एक लैब है जिसका नाम है रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, उसने ये तैयार किया था। और आपको बता दें कि इसी कंपनी ने रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, जो कि DRDO की
एक लैब है, इन्होंने ही भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट भी पूर्व में तैयार किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको बता दें कि इसके लिए जैसे तैयार तो ये जो रैमजेट फ्यूल है इसको तैयार तो कर रहा है कौन, कानपुर की एक लैब, डीआरडीओ की एक लैब, लेकिन यहाँ पे मदद जो कर रही है वो कर रही है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और मिनरल ऑयल कंपनी, मिनरल ऑयल कंपनी लिमिटेड, ये दो कंपनियां यहाँ पे तैयार कर रही हैं। और ये जो रैमजेट फ्यूल होगा, आपको बता दें इसकी विशेषता क्या होगी कि ये फ्रीज नहीं होगा और -55 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये काम करेगा, ये फ्रीज नहीं होगा -55 तक। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे लद्दाख क्षेत्र हैं, ठीक है, या जो आप कह सकते हो ज़्यादा ऊंचाई वाले जो दुर्गम क्षेत्र हैं, विशेष रूप से सिक्किम की तरफ चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, वहाँ पे एक समस्या होती थी कि जो चाहे वो हेलीकॉप्टर होते थे या जो भी हमारे जेट होते थे, वहाँ पे समस्या आती थी कि माइनस टेम्परेचर में, विशेष रूप से शीतकाल में उनको ऑपरेट करने में समस्या होती थी, जो वाहन थे उनको ऑपरेट करने में समस्या होती थी। तो उसके लिए ये एक बेहतर विकल्प कहा जा सकता है। और अभी तक बता दें कि भारत ये जो फ्यूल था वो रसिया से खरीदता था, भारत ये फ्यूल जो है वो रूस से आयात करता था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एक बंदूक भी बनाई गई है जिसका नाम है LSTC, LSTC ने इसको बनाया है और इसका नाम है दुर्गा 2 लेजर बंदूक। दुर्गा 2 लेजर बंदूक की बात करें तो इसको बनाया है LSTC ने, और LSTC का जो फुल फॉर्म है वो होता है लेजर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, और ये भी क्या है, DRDO की एक लैब है। तो DRDO की लैब LSTC ने दुर्गा 2 नामक लेजर बंदूक बनाई है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको बता दें DRDO प्लस IIT भुवनेश्वर है, IIT भुवनेश्वर और DRDO इन्होंने मिलकर सर्विलांस में AI के प्रयोग के लिए एक तकनीक विकसित की है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आपको यह भी बता दूं, जब हम डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो आपको याद आना चाहिए फ्यूजियान, ये क्या था, एक विमान वाहक पोत था, किसका, चाइना का, और चाइना के इसी के साथ 3 विमान वाहक पोत हो चुके हैं जिसने अभी समुद्री प्रशिक्षण पूरा किया है, ठीक है। अब भारत की बात करें कि भारत के पास विमान वाहक पोत कितने हैं, तो याद रखिएगा भारत के पास पहला तो है विक्रमादित्य जो हमने रसिया से लिया था, ठीक है, और दूसरा जो विमान वाहक पोत है जिसको हमने स्वयं बनाया था उसका नाम है विक्रांत। तो अभी भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, लेकिन चीन को इसमें बढ़त मिल गई है, चीन के पास अब 3 हैं। और जब चाइना की बात हम कर रहे हैं, आपको पता होगा हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियां बनाने के लिए और इनकी तकनीकी ट्रांसफ़र करने के लिए चीन ने पाकिस्तान से समझौता किया है, और इसके तहत 8 हैंगोर श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण जो है दोनों देश मिलकर करेंगे। यहाँ पे प्रौद्योगिकी की बात हो रही है, रक्षा की बात हो रही है, तो आपको बता दें 11 मई का जो दिन है इस संदर्भ में महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। और आपको बता दें कि वर्ष 1998 में पोखरण में जो सफल परमाणु परीक्षण हुआ था वो इसी दिन हुआ था, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। और जब हमने पोखरण की बात की तो पोखरण 2 जब हमने किया था तो एक ऑपरेशन हमने चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, तो ये भी याद रखना है, ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत पोखरण 2 परीक्षण संपन्न हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला फैक्ट। आज थोड़े से टॉपिक ज़्यादा हैं। अगला फैक्ट शायद टॉपिक संख्या 6 है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माराकाइबो झील की। माराकाइबो झील की जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात कि ये पड़ता है एक कॉन्टिनेंट में जिसका नाम है दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील इसको बोला जाता है। और यहाँ पे विशेष रूप से एक नदी है जिसका नाम है कैटाटुम्बो। कैटाटुम्बो जो नदी है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये नदी संबंधित है वेनेजुएला से। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइटिंग की घटना होती है जिसको बोला जाता है कैटाटुम्बो लाइटिंग। और कैटाटुम्बो लाइटिंग के कारण माराकाइबो झील चर्चा में है।
कैटाटुम्बो लाइटिंग क्या है कि यहाँ पे लगातार आसमान से बिजली गिरने की घटना होती है और बिजली गिरने की इसी घटना को कैटाटुम्बे लाइटिंग कहा जाता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके साथ साथ जब हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो हमें ब्राज़ील भी याद रखना है। तो आपको यदि पूछा जाए कि कैटाटुम्बो लाइटिंग की घटना कहाँ पे होती है, किस झील से संबंधित है, माराकाइबो झील, किस नदी से संबंधित है, तो कैटाटुम्बो नदी आपको बताना है। ठीक है, अब आपको बता दें कि इसी कॉन्टिनेंट का एक देश है ब्राज़ील, जो कि इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहाँ से 40,000 खुराक जो है बुल सीरम, पहले भी मैंने आपको बताया है, बुल सीरम हम आयात कर रहे हैं। क्यों आयात कर रहे हैं? जो हमारी गिर नस्ल है, जो हमारी कंकरेज नस्ल है, तो गिर और कांकरेज नस्ल की गायों की उन्नत प्रजाति के लिए हम 40,000 खुराक बुल सीरम जो है वो ब्राज़ील से आयात कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम यहाँ पे बुल सीरम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि भारत की पहली निजी अश्व वीरशाला जो बनाई गई है वो बेंगलुरु में बनाई गई है। ये भी याद रखना, भारत की पहली निजी अश्व वीरशाला कहाँ से संबंधित है? बेंगलुरु से संबंधित है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हम कर लेते हैं एक एग्रीमेंट की जिसका नाम है ट्रिप्स एग्रीमेंट। ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है आपको बता दें। सबसे पहले ये WTO से संबंधित है, और WTO की बात करें तो वर्ष 1995 WTO की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी वर्ष 1995 से ये लागू है। और ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और इसकी 30वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई। ठीक है, आप जानते हैं कि WTO के जब हम बात करते हैं तो 1955 से पहले इसको GATT के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। फिर मराकेश मोरक्को में, मराकेश एक शहर है मोरक्को का, जहाँ पे बैठक हुई और उसी के बाद WTO बना था। WTO की बात करें तो अभी हाल ही में 165वां देश जो है इसका वो कोमोरोस बना है। कोमोरोस इसका 165वां देश बना है। और 166वां देश जो इसका बना है WTO का, उसका नाम है तिमोर लिस्ते जो है ये इसका 166वां देश बना है। तो सिर्फ आपसे इतना पूछा जाएगा ट्रिप्स एग्रीमेंट का संबंध किससे है, आपको बताना है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, विश्व व्यापार संगठन से इसका संबंध है। ठीक है, और 2 नए देश जो बने हैं इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न संबंधित है हाइड्रोजन समिट। किससे संबंधित है? वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 से संबंधित है। आपको बता दें रॉटरडैम से ये संबंधित है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का जो आयोजन हुआ वो रॉटरडैम नामक शहर में हुआ। और यहाँ पे ये महत्वपूर्ण क्यों है कि पहली बार भारत ने जो है यहाँ पे अपना पेवेलियन लगाया। ठीक है, पहली बार भारत ने यहाँ पे अपना पेवेलियन लगाया है, ये आपको पता होना चाहिए। और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस की जब बात करें तो रॉटरडैम नामक शहर में ये संपन्न हो रहा है। और करा कौन रहा है? वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, जो कि लंदन से ऑपरेट करती है, वो इसको करा रही है। तो दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब हाइड्रोजन समिट की बात हो रही है तो कुछ फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जब हम बात करते हैं तो 2023 की यदि बात करें तो आपको पता होगा कि इसके तहत वर्ष 2030 तक 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन क्षमता हमें विकसित करनी है राष्ट्रीय स्तर पे। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यदि आपको पता हैं तो निश्चित तौर पे कोई समस्या नहीं होगी। और रेगुलर बेसिस पे यदि आप करंट अफेयर से हमारे जुड़े रहते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत बेहतर होने जा रही हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको स्पष्ट कर दूँ कि अब आपका ईयरली रिवीजन भी मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, जहाँ पे टॉप
जो प्रश्न होंगे, टॉप क्वेश्चन जो होंगे उनको रखे जाएंगे। वह अलग से भी एक सीरीज आपकी प्रारंभ हो रही है। कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।